वेलकम बैक अगेन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ रंजन लीगल हब। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकुलरिज्म के बारे में कि सेकुलरिज्म है क्या, कब ये हमारे कंट्री में एग्जिस्टेंस में आया, इसका क्या क्या कारण है, सेकुलरिज्म की नीड क्यों पड़ गई। इन सब बातों को आज हम डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो हमको ये जानना होगा कि आखिर सेकुलरिज्म है क्या। तो एक बेसिक कंसेप्ट ये है कि हमारे इंडिया में, चूँकि हम इंडिया में हैं तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। हमारे इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस के पीपल रहते हैं, और जब ये सारे पीपल अपने अपने रिलीजन के साथ साथ दूसरे के रिलीजियस को भी इम्पोर्टेंस देते हैं और साथ में मिलकर रह गए हैं, तो इसी को बोला जाता है सेकुलरिज्म। यानी कि ये है कि सेपरेट फ्रॉम रिलीजन, रिलीजियस से पूरा दूर हटा हुआ। डेफिनेशन में दिया हुआ है कि सेकुलरिज्म इज मोस्ट कॉमनली थॉट ऑफ द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम सिविल अफेयर्स एंड द स्टेट। यानी कि रिलीजन को फ्रॉम द सिविल अफेयर्स एंड फ्रॉम द स्टेट, दोनों से जब हम अलग करके देखते हैं तब हमारे यहाँ सेकुलरिज्म की ज़रूरी पड़ती है, तब सेकुलरिज्म बर्थ लेती है। द टर्म सेक्युलर मीन्स टू बीइंग सेपरेट फ्रॉम रिलीजन। सेक्युलर का मीन्स क्या है? सेपरेट फ्रॉम रिलीजन। ये हमें ये बताता है कि रिलीजियस से हमें रिलीजनिज्म को फॉलो नहीं करना है, रिलीजियस से पूरे डिफरेंट है सेकुलरिज्म, अपोजिट है। ये सेपरेट करता है ऑल रिलीजियस को एक साथ जोड़ करके रखता है। अब आता है कि सेकुलरिज्म नीड क्यों पड़ गई। तो इसके पीछे एक कहानी है। जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स आए थे तो उसने क्रिश्चियन मिशनरी को हमारे यहाँ आने का ये दे दिया कि आप यहाँ आकर के अपना व्यापार कर सकते हैं। जब क्रिश्चियन हमारे इंडिया में आए तो वो क्या किए कि हमारे इंडिया में जितने भी पीपल रह रहे थे वो उसको इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिए। किस लिए इन्फ्लुएंस करते थे? फॉर कन्वर्टिंग देयर रिलीजन। वो हिंदू मुस्लिम जितने भी थे सबको इन्फ्लुएंस करते थे कि आप इस रिलीजन को छोड़ करके हमारे क्रिश्चियनिटी को आप अपना लीजिए। और वो कैसे करते थे? चूँकि उस समय तो अंग्रेज का शासन था तो वो तो हमको कुछ प्रोवाइड नहीं करते थे। अब उस समय जैसे एक पर्सन ए है, इसको कुछ चीज़ की नीड है और इस नीड को ब्रिटिश गवर्नमेंट फुलफिलमेंट नहीं कर पा रही है, तो इस नीड को ये जो क्रिश्चियन आए थे हमारे यहाँ, ये इस नीड को फुलफिलमेंट कर देते थे। इनको एजुकेशन तक प्रोवाइड करवा देते थे, इनको मेडिसिन भी दिलवा देते थे, जिससे ये इनसे इन्फ्लुएंस हो करके अपना रिलीजन चेंज करके ये क्रिश्चियनिटी को अपनाने लगे। इस तरह की घटना नहीं हो सके, इसीलिए सेकुलरिज्म हमारे यहाँ आया। ये सेकुलरिज्म जब हम इंडिपेंडेंस गेन किए 1947 में, तब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर का कहीं मीनिंग नहीं था। लेकिन इन द ईयर 1976 थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सेकुलरिज्म टर्म जोड़ा गया। और ये सेकुलरिज्म टर्म जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जुड़ गया तब यह हमारा ड्यूटी हो गया कि हम रिलीजनिज्म को अब नहीं अपनाएंगे, हमको रिलीजनिज्म छोड़ना ही होगा। हम बाइंड हो गए। द मेन एम ऑफ सेकुलरिज्म इज टू प्रोवाइड सेफ गार्ड टू ऑल रिलीजन। सेकुलरिज्म क्या करता है? सभी रिलीजन को सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है, बिसाइड्स हिंदुइज्म, मुस्लिमिज्म और इस्लामिज्म जो भी है, क्रिश्चियनिज्म, सभी से ये सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है। अब कहता है कि व्हेन रिलीजनिज्म डिक्रीजेज। रिलीजनिज्म का मतलब क्या होता है? रिलीजनिज्म मीन्स कि एक रिलीजन को लेकर के एकदम उसके प्रति एक तरह से कहते हैं ना कि जैसे हिंदू हैं तो कट्टर हिंदू हैं, वही हुआ रिलीजनिज्म कि हम सिर्फ हिंदुइज्म को ही फॉलो करेंगे, सिर्फ हम इस्लाम रिलीजन को फॉलो करेंगे, सिर्फ क्रिश्चियनिज्म को फॉलो करेंगे, यही हुआ रिलीजनिज्म। तो जब रिलीजनिज्म डिक्रीज करेगा तभी सेकुलरिज्म जन्म लेगा। व्हेन ये तो हम कर चुके हैं कि वो ये सब प्रोवाइड करके उसको इन्फ्लुएंस करते थे। अब हम आगे देखते हैं क्या है एलिमेंट्स ऑफ सेकुलरिज्म, कि सेकुलरिज्म का क्या क्या एलिमेंट है। फर्स्ट इज रिलीजियस टॉलरेंस, क्योंकि जब रिलीजियस टॉलरेंस आया तभी सेकुलरिज्म आया। रिलीजियस टॉलरेंस मीन्स धार्मिक सहिष्णुता। इसका मतलब है कि चूँकि हमारे इंडिया में मोर देन 80% हिंदू हैं, तो अगर हिंदू चाहते तो यहाँ किसी और रिलीजन को रुकने नहीं देते, लेकिन हिंदुओं ने ऐसा नहीं किया।
उसने सभी के रिलीजियस को इम्पोर्टेंस दिया। इसने इस्लाम रिलीजन को इम्पोर्टेंस दिया, क्रिश्चियन को, सिख, ईसाई सभी को ये इम्पोर्टेंस दिया। और यही दूसरे रिलीजन को इम्पोर्टेंस देना ही रिलीजियस टॉलरेंस हुआ कि हम अपना रिलीजन को तो मान ही रहे हैं, जितना हम अपना रिलीजन को इम्पोर्टेंस देते हैं सेम उतना ही रिस्पेक्ट हम आपके रिलीजन को भी करते हैं। जब इस तरह की भावनाएं हमारे अंदर जागृत हुई तब जाके ये रिलीजियस टॉलरेंस आया। और रिलीजियस टॉलरेंस इज वन ऑफ द मोर इम्पोर्टेंट रीजन फॉर इस्टेब्लिशिंग सेकुलरिज्म इन द कंट्री। सेकेंड इज वर्ल्डीनेस। वर्ल्डीनेस मीन्स पूरे वर्ल्ड के बारे में सोचना। हम जब नैरो माइंडेड हो जाएंगे, नैरो थिंकिंग करेंगे, तब फिर सेकुलरिज्म नहीं आएगा। लेकिन जब हम कंसीडर करेंगे थ्रू ब्रॉडली, पूरे वर्ल्ड के बारे में सोचेंगे, तब जा कर के सेकुलरिज्म इस्टेब्लिश होगा। जब हम पूरे वर्ल्ड के बारे में सोचेंगे तो ये भी देखेंगे कि हम अपने ये रिलीजन मान रहे हैं, कोई दूसरा पर्सन है वो ये रिलीजन मान रहा है, तो हम उसके रिलीजन को भी इम्पोर्टेंस देंगे। और इस तरह से वर्ल्डीनेस कारण बन जाता है सेकुलरिज्म का। अनदर इज इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इक्वालिटी मीन्स बिसाइड्स देयर रिलीजन, आइदर दे आर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, नो डोंट मैटर, इट डजेंट मैटर व्हिच रिलीजन यू बिलोंग टू। सभी को इक्वल राइट है। जो भी हम राइट हिंदू को दे रहे हैं वही राइट मुस्लिम को भी होगा, वही सिख को भी होगा, वही अदर रिलीजियस पीपल को भी होगा। सभी को सेम राइट मिलेगा, सभी के बीच भाईचारा बने रहेगा। फ्रेटर्निटी, सभी एक दूसरे को, फ्रेटर्निटी एक दूसरे को ये सोचेंगे कि वो हमारा भाई है, हम उसके भाई हैं। तो इस तरह से हम एक दूसरे के रिलीजियस को समझ पाएंगे, और जब हम उसको समझ पाएंगे तब ये इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी बनेगी हमारे बीच, और तब जा कर के सेकुलरिज्म आएगा। अनदर इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स, बात हम कर चुके हैं रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में। रिलीजियस टॉलरेंस के तरह ही सेम है फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब है कि हमको सोसाइटी में एक ये नहीं रहना है कि हम बस यही रिलीजन को मानते हैं, हमको फ्लेक्सिबल रहना है। अगर दूसरे रिलीजन से हमको कोई जानकारी मिल रही है जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है तो हम उसको भी अडॉप्ट करते हैं। यही हुआ फ्लेक्सिबिलिटी। हमको ये नहीं कहना है कि सिर्फ हम हिंदू मानते हैं, सिर्फ हम मुस्लिम मानते हैं तो सिर्फ हम उसी रिलीजन में जो कहा गया है वही करेंगे। अगर हिंदू का कुछ चीज़ अच्छा है, हम मुस्लिम रिलीजन को मानते हैं तो हम हिंदू वाले को भी अपनाएंगे। अगर हम हिंदू को फॉलो कर रहे हैं और अगर मुस्लिम रिलीजन में कुछ अच्छी बातें हैं तो हम उसको भी फॉलो करेंगे। तब जाके हम फ्लेक्सिबल होंगे और तब जाके सेकुलरिज्म आएगा, क्योंकि हम दोनों रिलीजन्स को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का क्या क्या फीचर्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो फर्स्ट इज डिक्रीज ऑफ रिलीजनिज्म। सेकुलरिज्म क्या करता है, रिलीजनिज्म को डिक्रीज करता है। रिलीजनिज्म मीन्स एक धर्म के प्रति अपना जो है भाव प्रकट करना, दूसरे धर्म को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देना। लेकिन जब यह भावना हमारे यहाँ डिक्रीज होगी, जब हम दूसरे धर्म को भी इम्पोर्टेंस देंगे, तब जाकर के सेकुलरिज्म आएगा। अनदर इज डिफरेंशिएशन। चूँकि डिफरेंट रीजन में क्या है, अलग अलग तरीके से धार्मिक कार्य किए जाते हैं, लेकिन जो भी जितने भी रिलीजियस वर्क हो रहे हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, सबका मेन एम क्या है, टू अचीव गॉड। और टू अचीव गॉड इसका मेन लक्ष्य है। एक मंजिल सभी का एक है, रास्ता सभी रिलीजन में अलग अलग है। तो जब हम सारे रिलीजन्स को डिफरेंस को समझेंगे, क्या क्या डिफरेंस है और इस डिफरेंस के कारण क्या हो रहा है, तो हम दूसरे रिलीजियस को भी स्टडी करने का हमको मौका मिलता है। और जब हम दूसरे रिलीजियस को भी स्टडी करेंगे, दोनों के बीच डिफ्रेंशिएशन को समझेंगे, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद देखेंगे कि हमको अचीव तो गॉड को ही करना है, तो हम एक किसी रिलीजन को लेकर के ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ हम अपने रिलीजन से ही गॉड को फॉलो कर सकते हैं, गॉड को अचीव कर सकते हैं। दूसरे रिलीजन से भी हम गॉड को अचीव कर सकते हैं, सिर्फ रास्ता अलग है, मंजिल तो बस वही है। तो जब डिफ्रेंशिएशन को समझेंगे तभी सेकुलरिज्म आएगा। अनदर इज साइंटिफिक एटीट्यूड। अब हमारे एंशिएंट सोसाइटी में क्या होता था, हिंदू में प्रीस्ट होते थे, मुस्लिम में काजी होते थे,
सिख में पादरी होते हैं, ईसाई में पादरी होते हैं, इस तरह से बहुत सारे होते हैं जो कि रिलीजियस पीपल हैं, जो कि रिलीजियस के मेन एक कहा जाता है कि धर्म गुरु के नाम से उनको जाना जाता है। तो वो जो कहते थे हम उनको ही मान लेते थे। लेकिन अब जब मॉडर्न सोसाइटी में आए हैं तो हमको सिखाया जाता है कि पीपल में जा कर के आप जल चढ़ाइए। तो हम उसका साइंटिफिक रीज़न खोजते हैं कि आखिर ऐसा करने से हमको फ़ायदा क्या होगा। और जब देखते हैं कि चूँकि पीपल का पेड़ हमको 24 घंटा ऑक्सीजन देती है, इसीलिए उसमें जल देना चाहिए ताकि उसका विकास हो सके, तो हम इसको साइंटिफिकली रिप्रेजेंट करने लगे। अब ये तो हिंदू धर्म में है कि पीपल के पेड़ में जाके जल दीजिए, लेकिन जब हम साइंटिफिकली सोचते हैं तो यह हमारे पूरे ह्यूमन बीइंग के इम्पोर्टेंस के लिए बोला जा रहा है। तब हम दूसरे धर्म के हैं, इट डजेंट मैटर, हम जा कर के पीपल में जल दे देते हैं क्योंकि उससे हमको ऑक्सीजन मिल रहा है। तो इस तरह से हमें सेकुलरिज्म जो है इस्टेब्लिश होगा हमारे सोसाइटी में। अनदर इज रैशनलिज्म। रैशनलिज्म मीन्स वही कि सारे जितने भी रिलीजियस को फॉलो करने वाले हैं, सारे रिलीजियस के जो इम्पोर्टेंट पीपल हैं, वो सभी एक जगह बैठ करके एक दूसरे के रिलीजन को जानते हैं और अपने अपने रिलीजन को फॉलो करने वाले पीपल में वो स्प्रेड करते हैं इस बात को कि हाँ उस रिलीजन में ऐसा बोला गया है तो उससे हमको ये फ़ायदा हो रहा है, इस रिलीजन में ऐसा बोला गया है तो इससे हमको ये फ़ायदा हो रहा है। इस तरह से हम एक दूसरे के रिलीजन्स को इम्पोर्टेंस देने लगते हैं, और जब इस तरह से इम्पोर्टेंस देते हैं तब रैशनलिज्म आता है। एंड रैशनलिज्म इस्टेब्लिश्ड सेकुलरिज्म। अब आता है कॉजेज ऑफ सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का कॉजेज क्या क्या है? सो फर्स्ट इज मॉडर्न एजुकेशन। पहले क्या होता था, हम जाते थे गुरुकुल में, वहाँ बैठ कर के शिक्षा ग्रहण करते थे। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न एरा का डेवलपमेंट हुआ, हम डिजिटली सब कुछ करने लगे, तो इससे हुआ क्या कि जितने भी सोशल एक्टिविटीज़ पहले होते थे, जितने भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ होते थे, सभी के बारे में हम जा कर के अपने अपने धार्मिक गुरु से पूछते थे कि इसमें हमको क्या करना है, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन जब हम मॉडर्न एजुकेशन एक्वायर किए तब हम ब्रॉडली थिंकिंग शुरू किए। हम सिर्फ प्रीस्ट पे डिपेंड नहीं रहने लगे, हम ब्रॉडली थिंकिंग करने लगे कि हमको ये करने से फ़ायदा क्या होगा, ये हुआ है तो हमको अब इसके सॉल्यूशन में क्या करना चाहिए। हम ब्रॉडली थिंकिंग स्टार्ट किए और तब जाके लॉजिकली जब हम सब चीज़ को रिप्रेजेंट करना शुरू किए बाय मॉडर्न एजुकेशन, जब हम मॉडर्न एजुकेशन के द्वारा सब चीज़ को लॉजिकली रिप्रेजेंट शुरू किए, तब हम जान पाए कि जो रिलीजन हमको बोल रहा है कि ये करना चाहिए तो उसका कुछ कारण है कि अच्छा इसलिए ये बोल रहा है कि ऐसा करना चाहिए हमको। तो इससे क्या हुआ, सेकुलरिज्म हमारे यहाँ इस्टेब्लिश्ड हो गया। सेकेंड इज डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जब ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन डेवलप्ड नहीं था तो हम क्या करते थे, अपने पूरे गांव में ही सिमट करके रह जाते थे। अपने विलेज में जब हम इतनी लिमिटेड एरिया में सिमट करके रह गए तो हम क्या किए, दूसरे रिलीजन में क्या हो रहा है उसको हम जान नहीं पाए, दूसरे जगह क्या हो रहा है उसको हम नहीं समझ पाए। लेकिन जब ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट हो गया तो हम एक जगह से दूसरे जगह जाना शुरू किए, दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट करना शुरू किए। इस तरह से हम अपने बातों को उन तक पहुंचाए और दूसरे पर्सन की बातों को हम भी ग्रहण किए। तो इससे हम एक दूसरे को समझे, एक दूसरे के बीच अंडरस्टैंडिंग बनी। इस तरह से हम एक दूसरे के रिलीजियस को भी इम्पोर्टेंस देने लगे। वो जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ करते थे तो हमको बुलाने लगे, हम वहाँ जा करके उनके रिलीजन को फॉलो करने लगे, उनको अपने यहाँ इनवाइट करके अपना रिलीजन के बारे में उनको बताया, वो हमारा रिलीजन फॉलो किए। तो इस तरह से हुआ कि हम दोनों एक दूसरे के रिलीजन्स को जान पाए और इस तरह से सेकुलरिज्म इस्टेब्लिश होता है। अनदर इज सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। अब हमारे यहाँ सोसाइटी में बहुत सारे सोशल इविल थी। सोशल इविल मीन्स सामाजिक बुराइयाँ, जैसे सती प्रथा होता था, चाइल्ड मैरिज एक्ट होता था, विडो रीमैरिज एक्ट, ये सब नहीं था। तो इन सब से होता क्या था, चूँकि जो पुरुष बहुत ज़्यादा एज के भी रहते थे, जो पुरुष फॉर एग्जांपल 80 ईयर्स के भी हैं, इनकी शादी हो जाती थी 18 ईयर्स के गर्ल्स के साथ। तो इसमें होता था कि कुछ दिनों के बाद
उस जब पर्सन की डेथ हो जाती थी तो उस गर्ल्स को पुरुष के साथ ही जला दिया जाता था, उनको सती कर दिया जाता था। लेकिन इस तरह की जो भी सोशल इविल्स थे उसको कुछ रिफॉर्मेशन ला करके ऐसा कुछ मूवमेंट हम किए, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट लाए, जिसके थ्रू हम यह सारे सोशल इविल्स को दूर किए, चाइल्ड मैरिज को बंद करवाए, विडो रीमैरिज शुरू करवाए। इस तरह से हमारा सोशल इविल जितना भी था उन सब को सॉर्ट आउट हम किए, और तब हम ये पॉसिबल हो सका। क्यों पॉसिबल हो सका? क्योंकि रिलीजियस पीपल जो रिलीजियस को मानने वाले थे उन्होंने भी हमारी बातों को समझा कि हाँ ऐसा करने से ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, और तब इससे सेकुलरिज्म की इस्टेब्लिश हुआ। अनदर इज अर्बेनाइजेशन। Urbanization means urbanization taken place when westernization and modernization came into India। जब हमारे यहाँ वेस्टर्न कंट्री से पीपल आए, जब हम लोग मॉडर्न एजुकेशन को ग्रहण किए, तब जा कर के अर्बेनाइजेशन आया। अर्बेनाइजेशन कैसे आया? इंडस्ट्री एंड फैक्ट्री का डेवलपमेंट हुआ थ्रू इंडस्ट्री एंड फैक्ट्री एक्ट 1948। और जब इंडस्ट्री एंड फैक्ट्री का डेवलपमेंट हो गया तो जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया थी इसके आस पड़ोस में जो है शॉप खुलने लगे, और जब ये शॉप्स खुलने लगे तो यहाँ पर पीपल आकर के जमा रहने लगे, और इन सब अपना जो बिजनेस थे कर रहे थे, उनके लिए यहाँ पर चूँकि रहना ज़रूरी था तो ये सब मिल करके एक रेंट का होम लिए। ये एक फ्लैट में सभी रहने लगे। एक ही फ्लैट में हिंदू रह रहे हैं, मुस्लिम रह रहे हैं, सिख रह रहे हैं, ईसाई रह रहे हैं, सभी रह रहे हैं। तो इस तरह से हम दोनों एक दूसरे के रिलीजियस को समझने की कोशिश करने लगे। इस तरह से अर्बनाइजेशन भी एक कारण बन गया था सेकुलरिज्म इस्टेब्लिश करने का। अनदर इज लेजिस्लेशन। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट। और अभी तक तो हम पढ़े कि इन सब के कारण ऐसे बना, ऐसे सेकुलरिज्म आया, लेकिन ये लेजिस्लेशन जो है ये हमको फोर्स करता है, ये हमको फियर देता है कि अगर आप रिलीजनिज्म को फॉलो करेंगे तो आपको पनिश किया जाएगा, आपको सेकुलरिज्म इस्टेब्लिश करना ही है, ये हम पर बाय फोर्स इम्पोज करता है। तो लेजिस्लेशन भी एक प्रकार का हमारे जो है सेकुलरिज्म का मेन पार्ट निभाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सोशल लॉ को नहीं मानते हैं, और जब सोशल लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर सेकुलरिज्म इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये लेजिस्लेशन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आया और बोला कि अगर रिलीजनिज्म को आप फॉलो करेंगे तो आपको पनिश किया जाएगा। तब हमको पनिशमेंट के डर से फियर हो करके हम रिलीजनिज्म को छोड़े और सेकुलरिज्म को अडॉप्ट किए। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसमें अंडर आर्टिकल 25 to 28 इसमें दिया हुआ है कि एवरी पर्सन हैज़ फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। वो कोई भी रिलीजन को मान सकता है, कोई उसको रेस्ट्रिकेट नहीं करेगा। कोई अगर वो एडल्ट फ्रेंचाइज है यानी कि 18 ईयर क्रॉस कर चुका है तो ये अपने मुताबिक कोई भी रिलीजन को कोई पर्सन मान सकता है, उसको ना तो कोई ऑर्गेनाइजेशन ना कोई पर्सन उसको मना कर सकता है। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको पनिश किया जाएगा। सो कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा एक मेन एम बन गया सेकुलरिज्म इस्टेब्लिश करने का। अनदर इज वेस्टर्न कल्चर। वेस्टर्न कल्चर में आता है इस्लामाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। अब सबसे पहले वेस्टर्न कंट्री में हमारे यहाँ इस्लाम आए, इस्लाम रिलीजन को फॉलो करने वाले आए। अब वो आए तो सबसे पहले हमारा लैंग्वेज इफेक्ट होने लगा। हम अपना ट्रेडिशनल लैंग्वेज को छोड़ करके वेस्टर्न लैंग्वेज यूज करने लगे, और जब वेस्टर्न इस्लामाइजेशन होने के बाद वेस्टर्नाइजेशन आ गया तो हम वेस्टर्नाइजेशन में अपना ट्रेडिशनल क्लॉथ्स को पहनना छोड़ करके वेस्टर्न कंट्री के क्लॉथ को अडॉप्ट कर लिए। और इस तरह से फिर मॉडर्नाइजेशन आ गया। मॉडर्न एजुकेशन के वजह से हम जो पहले था हम प्रीस्ट से पूछ के कोई काम करते थे तो वो अब वो सब ख़त्म हो गया, हम लॉजिकली रिप्रेजेंट करने लगे। और इस सभी से ये होने लगा कि हमें बहुत सारे ब्रॉड थिंकिंग हम करने लगे, एक दूसरे के रिलीजन को जानने लगे, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने लगे। तो इससे हमारा जो है सेकुलरिज्म हमारे अंदर डेवलपमेंट हुआ। सो दैट्स ऑल अबाउट ऑन द टॉपिक। अब ये सब तो इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट था। आई एम डन। सो अगर आपको
लिखना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो पॉज करके. सो दैट्स ऑल अबाउट इन माई माइंड अबाउट द टॉपिक. थैंक यू फॉर लिसनिंग. थैंक यू वेरी मच.